आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 है, खंड 2 का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। हम लोग पहले विद्युत धारा के बारे में पढ़े हैं, 10th क्लास में भी पढ़े हैं। ठीक है, उसी चीज को हम फिर से पढ़ना, लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड वर्जन में। जैसे विद्युत धारा के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे? विद्युत धारा क्या होता है? आवेश का प्रवाह। आवेश कितने होते हैं? 2। एक होता है धनात्मक, दूसरा होता है ऋणात्मक। आवेश जब भी प्रवाहित होगा तो सुचालक पदार्थ में, ना कि कुचालक में। ठीक है, इसके बाद विद्युत धारा के बाद हम लोग पढ़ेंगे विभवांतर। तो विभवांतर जो होता है उसमें क्या कहेंगे, जब विभव को, किसको? विभव को जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? नहीं, उसे विभव कहते हैं। और दो बिंदु के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे इसका अगर इंग्लिश में नाम पढ़े तो पोटेंशियल डिफरेंस नाम होता है, यानी कि दो बिंदु के बीच जो पोटेंशियल यानी विभव है उसके डिफरेंस को क्या बोलेंगे हम लोग? विभवांतर बोलेंगे। ठीक है, जैसे विभवांतर होता है, अगर मान लेते हैं दो बिंदु हैं, एक ए ले लेते हैं और दूसरा बिंदु बी ले लेते हैं। ठीक है, इसका विभवांतर बी ए लेते हैं, अब इसका विभवांतर बी बी लेते हैं, विभव है। ठीक है, तो इसके बीच का विभवांतर यानी कि बी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी, ये क्या होता है? ठीक है, दूसरा होता है विभवांतर बराबर होता है वर्क बाय में आवेश, कार्य बटा में आवेश। ठीक है, ये दो फॉर्मूला होता है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है, एक 10th क्लास में आप लोग पढ़े थे ओम का नियम। किसका नियम? ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या कहता है कि यदि किसी चालक का भौतिक अवस्था न बदले, यानी भौतिक अवस्था कहने का मतलब तो उसका तापमान में किसी तरह कोई कमी बेसी न हो। ठीक है, तो उसमें जो प्रवाहित होने वाले धारा, ठीक है, वह उसके विभवांतर के समानुपाती होता है। कहने का मतलब है कि यदि किसी चालक पदार्थ का धारा का मान I मान लें, ठीक है, विभवांतर बराबर V मान लें, तो V समानुपाती होता है I के। जब यहां से समानुपाती का सिंबल हटता है तो हम जानते हैं कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का यूज होता है, यानी कि V इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R। क्या हो जाएगा? I इंटू R, जहां R क्या है? R एक नियतांक है। क्या है? R एक नियतांक है। क्लियर हो गया? विभवांतर समझ में आ गया? यह ओम का नियम है। इस नियम का आप लोग 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़े हो, बस खाली उसको हम हिंट देते जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग को पढ़ना प्रतिरोध। प्रतिरोध बहुत ही छोटा सा वर्ड है। प्रतिरोध होता क्या है? प्रतिरोध का मतलब होता है जैसे कोई चीज में अवरोध उत्पन्न होना, उसे क्या कहेंगे? प्रतिरोध। क्योंकि हम लोग यहाँ विद्युत धारा के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए प्रतिरोध को हम लोग विद्युत धारा से संबंधित करके परिभाषित करेंगे। इसको परिभाषा कैसे देंगे? यानी जब किसी चालक पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित होता है और उसमें किसी तरह का कोई प्रतिरोध उत्पन्न हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध बोले। यानी उसमें किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी परेशानी उत्पन्न हो विद्युत धारा प्रवाहित होने में, जिससे कि धारा का मान घट जाए। ठीक है, तो उस कारक को क्या बोलेंगे? प्रतिरोध बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया? जैसे इसका 2-3 कारण होता है। पहला चीज होता है जो चालक तार है उसका क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अगर चालक तार का क्वालिटी ज्यादा अच्छा नहीं हो तो भी प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। चालक तार का लंबाई ज्यादा हो तो भी प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। और यदि चालक तार का कट कहने का मतलब कि देखते हो कि तार कहीं से काट करके वहां पे एक आध दो तार और जोड़ा होता है, चाहे जो टर्न किया होता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा टर्न किया जाएगा उतना ही उसका प्रतिरोध का मान बढ़ते जाएगा। ठीक है, समझ में आया? प्रतिरोध को हम लोग इंडिकेट करते हैं R से। क्या से करते हैं? R से। ठीक है, इसीलिए किसी चालक का जो प्रवाहित होने वाला धारा अगर I माना जाए, प्रवाहित धारा क्या है? I है, और विभवांतर क्या है? V है, तो इसका जो प्रतिरोध हो जाएगा यानी कि R बराबर यहां से फॉर्मूला मिलेगा V बटा में I। ठीक है, R बराबर क्या मिलेगा? V बटा में I। अब इसी प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम, जिसको ऐसा सिंबल से इंडिकेट हम लोग करते हैं।
समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत है? ओम सिंबल है, ठीक है। ये किसका है? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक है, इसका प्रतिरोध का। क्योंकि प्रतिरोध के बारे में बताया किसने था? ओम ने बताया था, इसीलिए उसी के नाम पे इसका सिंबल हम लोग क्या देते हैं? ओम देते हैं। क्लियर हो यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग देखेंगे ओम का नियम को जो है उस सत्यता का जांच करेंगे। तो सत्यता का जांच कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसके जांच करना, देखो इसके जांच करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर एक हम विद्युत धारा ले परिपथ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? परिपथ, ठीक है। तो जैसे एक अगर परिपथ बनाया जाए, एक यहाँ परिपथ है, ठीक है। यहाँ बिंदु ए है, यहाँ बिंदु बी है। इसका बीच का विभवांतर क्या मान लेते हैं? भी मान लिए। इससे प्रवाहित धारा क्या है? आई, ठीक है। तो ओम का नियम क्या कहता है कि विभवांतर समानुपाती विद्युत धारा, यही ना। अब यहां क्या करेंगे कि हम 1 by 1 कर करके धारा का मान बढ़ाएंगे। जैसे माना कि धारा बराबर आई बराबर मान लेते हैं कि 5 एम्पियर का धारा हम पहले प्रवाहित कर रहे हैं। कितना एम्पियर का? 5 एम्पियर का। तब हम V का मान ज्ञात नोट करेंगे कितना आ रहा है, ठीक है। फिर धारा का मान I2 बढ़ा करके मान 10 एम्पियर कर दिए हैं। फिर V2 मानेंगे, माप लेंगे कितना आ रहा है। फिर I3 का मान यानी धारा का मान बढ़ाते जाएंगे, 15 एम्पियर कर दिए हैं। फिर V3 नापेंगे कितना होगा। तो इसी तरह से 5-6 टर्म तक आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। और फिर सभी कंडीशन यानी कि यह दोनों से V और I का रेशियो निकालेंगे। किसका निकालेंगे? V बटा I का। इस दोनों से भी V बटा में I का, इस दोनों से भी V बटा में I का। अब रेशियो निकाल के देखते हैं कि रेशियो कितना आता है। तो हम जब रेशियो निकालोगे तो हमेशा यहाँ दिखेगा कि V बटा I का जो रेशियो आ रहा है हमेशा इक्वल आ रहा है। क्या आएगा? हमेशा इक्वल आएगा, ठीक है। कितना भी मोटा तार, हाँ, तो तार चेंज नहीं ना हो रहा है, तार तुम्हारा वही है। ऐसा नहीं कि पहले वाले में तार मोटा ले लेना और दूसरे वाले में तार पतला कर देना, वैसा नहीं होना चाहिए। यानी जो शुरू में तार हम लिए हैं, तार मेरा वही होना चाहिए, उसमें से कम बेसी हम नहीं कर सकते हैं। ना तो हम इस परिपथ को तुमको चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। परिपथ में तार और सर्किट जो भी लगा हुआ है पूरा सर्किट वही रहेगा, ठीक है। सिर्फ चेंज क्या करना है? विद्युत धारा का मान बढ़ाना है। समझ गए? जैसे जैसे विद्युत धारा का मान बढ़ते जाएगा V का भी मान बढ़ते चला जाएगा, जिससे प्रूफ होता है कि जो V होता है वह किसके समानुपाती होता है? I के। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत? इसके बाद हम लोग की एक और पॉइंट पढ़ना है, प्रतिरोधकता, ठीक है। तो प्रतिरोधकता क्या कहता है कि प्रतिरोधक पदार्थ का जो नियतांक होता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। क्या कहते हैं उसे? प्रतिरोधकता। इसको सिंबल है रो, ऐसे होता है, P लिख करके घुमा दिया जाता है, ठीक है। किसका? यह प्रतिरोधकता का। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब देखो प्रतिरोधकता का ताप पर निर्भरता क्या होता है, हमेशा याद रखना। किसी भी अभी हम बता रहे थे R कांस्टेंट टर्म है, लेकिन R का मान घटता बढ़ता है। कब? वह ताप पर निर्भर करता है। अगर ताप बढ़ाओगे तो R का मान घटेगा और ताप घटाओगे तो R का मान बढ़ेगा। यानी ताप पे कहीं न कहीं R का वैल्यू डिपेंड करता है। इसके बाद आगे हम लोगों को पढ़ना है चालक, विद्युतरोधी, अर्धचालक और अतिचालक, ठीक है। तो चालक पदार्थ हम जानते हैं। चालक पदार्थ किसे कहते हैं? चालक पदार्थ वैसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है उसे क्या कहते हैं? चालक पदार्थ। जैसे हम लोग एल्यूमिनियम लेते हैं, सबसे अच्छा चालक पदार्थ क्या होता है? कौन सा पदार्थ है जो सबसे अच्छा चालक है? नहीं, चांदी। क्या है? चांदी, ठीक है। घरों में देखते होंगे जहाँ पोल पे से लाइन या टोका का जो फंसता है उसमें एल्यूमिनियम का तार का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम में जंग सब नहीं लगता है, ठीक है, इसीलिए उस तार का यूज ज्यादा करते हैं। समझ गए? लोहा का तार सबसे मतलब कि खराब माना जाता है क्योंकि उसमें तुरंत जंग लगता है।
समझ में आ गया? तो चालक पदार्थ किसे कहेंगे? वैसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो उसे क्या कहते हैं? चालक पदार्थ। क्लियर है? दूसरा है तुम्हारा विद्युत रोधी। विद्युत रोधी बोलो या कुचालक, तो चालक एक और नाम है, चालक, सुचालक, ठीक है, दोनों सेम है। इसी तरह से विद्युत रोधी बोलो या कुचालक बोलो, दोनों सेम है, ठीक है। तो कुचालक कहने का मतलब जो धारा का प्रवाह नहीं होने दे, यानी वैसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह न हो उसे क्या कहेंगे? कुचालक पदार्थ कहेंगे, ठीक है। जैसे में प्लास्टिक कुचालक पदार्थ है, सूखी लकड़ी कुचालक, याद रखना 2-3 चीज है, हमेशा ध्यान रखना। लकड़ी, अगर सिर्फ लकड़ी को बोलता है तो उसमें सुचालक कुचालक दोनों आएगा। उससे पूछना होगा कि लकड़ी कौन सा, हरा भींगा हुआ लकड़ी या फिर सूखा हुआ लकड़ी। अगर भींगा हुआ लकड़ी है तो सुचालक हो गया, और सूखा हुआ लकड़ी है तो कुचालक हो गया। इसी तरह पानी, अगर शुद्ध हुआ पानी है, प्योर वाटर है तो कुचालक, और इम्प्योर है तो सुचालक। समझ गए? इसके बाद हम लोग को पढ़ना है अर्धचालक। अर्धचालक कहता है कि वैसे पदार्थ जिसका प्रतिरोधकता, क्या चीज? प्रतिरोधकता चालक और अर्धचालक के बीच में हो। चालक और किसके? अर्धचालक के बीच में हो। याद रखना, सुचालक का प्रतिरोधकता कम होता है, कुचालक का प्रतिरोधकता ज्यादा होता है, अर्धचालक का प्रतिरोधकता दोनों के बीच में होता है। यानी यह ना तो सुचालक में गिनती होगा ना ही कुचालक में गिनती होगा। इसमें क्या होगा? थोड़ी बहुत विद्युत धारा का प्रवाह होगा, लेकिन उसका प्रतिरोधकता ज्यादा होने के चलते बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब क्या है? अर्धचालक है। कौन कौन? जर्मेनियम और सिलिकॉन, ठीक है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है अतिचालक। तो कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो प्रतिरोधकता ताप घटने पर धातु जैसा काम करते हैं, ठीक है, और ताप जब बढ़ जाएंगे तो फिर अधातु जैसा काम करने लगते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ऐसे पदार्थ होंगे जिनकी प्रतिरोधकता ताप घटाने पर धातु की भांति पहले नियमित रूप से काम करेगा, और फिर धीरे धीरे उसका जो गुण है ना, वह गुण धीरे धीरे लूज हो, मतलब खत्म होते चला जाएगा, ठीक है। शुरू में लगेगा ये चालक जैसा काम कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसका चालकता कम होते चला जाता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? अति चालक कहेंगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहां तक? इसके बाद हम लोग को पढ़ना है प्रतिरोधकता का श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में समायोजन। आप लोगों को 10th क्लास में याद होगा, एक चैप्टर हम लोग पढ़े थे फिजिक्स में, शायद चैप्टर 5 या 4 ऐसे ही था, जिसमें हम लोग प्रतिरोधकता का समायोजन पढ़े थे, जिसमें पढ़ाया था श्रेणी क्रम समायोजन और समानांतर क्रम समायोजन। कुछ याद है? श्रेणी क्रम समानांतर क्रम में क्या हो रहा था? जैसे देखो, श्रेणी क्रम में क्या होता था, ठीक है, कि 2-3 हम प्रतिरोध लेंगे, 3 क्या लेंगे? प्रतिरोध, जैसे कि 1, 2 और 3 ले लिए, 3 हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे एक एम्पियर को जोड़ेंगे, किसको नहीं, एमीटर को, एम्पियर नहीं, एमीटर को, यहाँ पे एक सेल को जोड़ेंगे, और यहाँ पे एक स्विच को जोड़ेंगे। जोड़ दिए, ठीक है। इससे प्रवाहित होने वाला जो धारा है, ठीक है, इससे कौन सा धारा प्रवाहित होगा? आई। कौन सा धारा प्रवाहित होगा? आई, ठीक है ना। इसका यहां से लिखते हैं, यहाँ ए, यहाँ बी, सी, यहाँ पे डी। इसके बीच के विभवांतर को V1 ले लिए, इसके V2 ले लिए, इसके विभवांतर को V3 ले लिए। इसका नाम दे दिया R1, R2 और इसका R3 प्रतिरोधकता हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब अभी हम ओम का नियम पढ़े हैं। क्या पढ़े अभी? ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या कहता है? ओम के नियम से क्या होता है? V बराबर I इंटू R इन होता है। तो यहाँ पे पहले लेंगे किसके लिए? R1 के लिए, ठीक है। तो
V1 बराबर क्या हो जाएगा I इंटू R1, इसको फर्स्ट। इसी तरह से V2 के लिए तो V2 बराबर I इंटू R2 सेकेंड, फिर V3 बराबर I इंटू R3 थर्ड। हो गया। अब क्या करेंगे, तीनों समीकरण को जोड़ लेंगे। समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, इधर क्या मिल गया V1 प्लस V2 प्लस V3 मिला, बराबर इधर I R1 प्लस I R2